नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स में। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो कि अकाउंट का बेस है। अगर हम लोग अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो हमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं जो जनरली यूज़ होते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली गाप बोला जाता है कि GAAP गाप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये जनरली हर जगह यूज़ होते हैं, यूनिफॉर्म वे में होते हैं। तो अब जैसे कि जो साइंस है उसके अंदर फिजिक्स में और केमिस्ट्री में तो लैब टेस्टेड जो फॉर्मूलाज होते हैं वो प्रिंसिपल बेस बनते हैं, लेकिन अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं है। अकाउंट के अंदर जितने भी प्रिंसिपल हैं वो एक्सपीरियंस बेस पे बने हुए हैं। जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्होंने अकाउंट किया, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और क्या क्या रूल फॉलो करने के बाद उन्हें अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी में लगा उनको, तो उन्होंने उनको प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया कि ये प्रिंसिपल के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं। तो वो अब क्या है कि प्रैक्टिकली यूज़ होने लगे हैं और लगभग जितने भी अकाउंट हैं, लाइक जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, फर्म्स हैं, जहाँ पर भी हम लोग जाएंगे किसी भी स्टेट में, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर या ऑल ओवर हम कहें कि वर्ल्ड के अंदर ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बिजनेस एंटिटी, यानी कि सेपरेट एंटिटी। वो क्या है? यानी कि हमारी एंटिटी अलग है और हमारे बिजनेस की एंटिटी अलग है। जैसे कि जो बिजनेस चलाने वाला है वो अलग है और बिजनेस अलग है। आपने बहुत सी कंपनीज के नाम सुने होंगे, जैसे कि एयरटेल है, रिलायंस है, मैकडोनल्ड्स हैं। तो जैसे जो रिलायंस है, रिलायंस कंपनी का जो मालिक है वो तो अंबानी है, और जो रिलायंस कंपनी है उसका अपना एग्जिस्टेंस है और अंबानी का अपना एग्जिस्टेंस है। इसी तरह से अब जैसे हीरो होंडा है, तो हीरो होंडा के अंदर जैसे हीरो कंपनी अलग है, अब होंडा कंपनी अलग है। तो हीरो का जो ओनर है उसकी एंटिटी अलग है और हीरो की अलग है। होंडा की कंपनी की, होंडा की जो एंटिटी है वो अलग है और उसके ओनर की जो एंटिटी है वो अलग है। अब इसी तरह से जब बिजनेस के अंदर उसका ओनर जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के अंदर क्या है, लाइबिलिटी बन जाती है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन ने अपनी फैक्ट्री के अंदर या अपनी कंपनी के अंदर 5 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्ट की, तो वो जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई, यानी कि बिजनेस के लिए वो पेमेंट अपने ओनर को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वो अलग से लाइबिलिटी है क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। इसी प्रकार से अगला जो हमारा जो कंसेप्ट है वो है जी अपना मनी मटेरियल, मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट क्या होता है कि हम जिस पर्टिकुलर आइटम को मनी में मेज़र कर सकते हैं उसी को हम लोग अकाउंट में मेंशन करते हैं, और कोई भी ऐसी आइटम जिसको हम लोग मनी में मेज़र नहीं कर सकते, लाइक एज ए फीलिंग्स हैं, अफेक्शंस हैं, लव है, उन सबको हम लोग अकाउंट में तो मेजरमेंट नहीं कर सकते ना। हमें क्या पता, जैसे मान लीजिए एक माँ है अपने बेटे को प्यार करती है, तो अब ये तो नहीं कह सकते ना कि एक माँ अपने बेटे को 100 रुपीज़ का प्यार करती है या वो 1000 रुपये का प्यार करती है। अगर मान लीजिए जैसे कि उसका बेटा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है तो हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि आज उसका बेटा 1000 रुपये का लग रहा है या उसका बेटा 2000 रुपीज़ का लग रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हाँ, जबकि अगर हमारी फैक्ट्री के अंदर या किसी भी फैक्ट्री के अंदर कोई भी मटेरियल आता है, जैसे कि टेबल है, वो 1 लाख रुपीज़ की परचेज हुई, तो उसकी वैल्यू है कि टेबल जो है वो 1 लाख रुपीज़ की आई। और इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्रीज़ के अंदर 2 एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम करते करते लंच टाइम में उनका झगड़ा हो गया और वो आपस में नाराज़ हो गए। अब वो नाराज़ हो गए तो दोनों के दोनों का मूड अपसेट हो गया। तो हम क्या अकाउंटिंग के अंदर इसको लिख सकते हैं कि 2 हमारे एम्प्लॉयज़ नाराज़ हुए और वो इतने रुपए की वो आपस में नाराज़ हो गए, कितने रुपए के नाराज़ हुए ये तो हमें भी नहीं पता, तो वो कहीं भी मेज़र नहीं होगा। जबकि प्रोडक्शंस के ऊपर उसका जो बिज़नेस का जो प्रॉफिट है उस पर हाँ फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि उनकी एफिशिएंसी उस दिन के लिए कम हुई। अगर उनका झगड़ा हुआ तो हमारी प्रोडक्शन के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ा, लेकिन उसका कहीं भी मेजरमेंट नहीं है, तो इसलिए उसको कहीं भी उसकी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। इसके अलावा जैसे मान लीजिए वही 2 जो मजदूर हैं, जो लेबर हैं, उनकी लड़ाई के दौरान में मान लीजिए कोई एक आइटम है जो 1000 रुपीज़ की है वो करप्ट हो गई है, वो उसका नुकसान हो गया, तो वो हमारा जो लॉस है वो हम लोग लिख सकते हैं कि वो जो 100 रुपीज़ का या जो हमारा 1000 रुपीज़ का जो लॉस है वो हुआ है। तो यही है कि हम जिसका मनी में मेज़र कर सकते हैं हम उसको ही एंट्री करेंगे, विदाउट एनी मेज़रमेंट जिसकी हम मेज़रमेंट नहीं कर सकते उसकी कहीं भी एंट्रीज नहीं होंगी। अब इसके प्रॉफिट भी हैं और लॉस भी हैं।
ट्रांजेक्शन्स हैं जो मनी में है तो इजीली हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रॉफिट को निकाल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। लेकिन अगर हम लोग जैसे कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो मनी में मेजर नहीं है तो हम लोग उसको अकाउंट में नहीं लिख सकते, जबकि उससे हमारा लॉस भी हो जाता है तो वो पता नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए कोई मैनेजर है कंपनी के अंदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो छोड़ के चला गया और उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अब कितना नुकसान हुआ ये तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हाँ नुकसान जरूर हुआ है। अब हम उसे एंटर क्यों नहीं कर सकते अपने जर्नल एंट्रीज के अंदर या अपने अकाउंट में उसको एंटर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका मनी मेजरमेंट नहीं है, तो ये इसका लॉस भी है। तो ये हो गया जी हमारा मनी मेजरमेंट। अब अगला पॉइंट है हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि चलते रहना। अब जब हम कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए हमने कोई जूतों की फैक्ट्री खोली, तो क्या हम ये सोचेंगे कि हमने फैक्ट्री खोली और हम 6 महीने के बाद उसको बंद कर देंगे? नहीं, हम लोग यही सोचेंगे कि ये सालों साल चलेगी, आने वाले फ्यूचर के अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और अपना नाम कमाएंगे। क्या कोई फैक्ट्री वाला ऐसा सोचेगा कि 6 महीने साल के अंदर हमारी फैक्ट्री को वाइंड अप करेंगे और हम अपना नया बिजनेस करेंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के अंदर बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, काफ़ी सारी कैपिटल लगती है और टाइम भी कंज्यूम होता है और उसके साथ बहुत ज़्यादा लोगों का करियर भी जुड़ा होता है। तो इसी तरह से हम लोग ये मान के चलते हैं जो गोइंग कंसर्न है, जो भी बिजनेस स्टार्ट हुआ वो लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में ही हम उसको क्लोज कर देंगे। तो गोइंग कंसर्न के अंदर ये है कि एक बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा, गोइंग करेगा, चलता ही रहेगा। अब हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो है जी हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है कि अब मैचिंग से समझ में आ रहा है कि मैच होना चाहिए। जो बिजनेस किया, जैसे कि मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चल रहे हैं हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जैसे कि टेलीफोन का बिल है, आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज़ का। अगला साल स्टार्ट हो गया, हमने अभी तक भी टेलीफोन का बिल जो है वो पेमेंट नहीं करी, आउटस्टैंडिंग है। तो नेक्स्ट ईयर में जाने के बाद उस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग आगे जितने भी हमारे टेलीफोन के एक्सपेंस होंगे उसके अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। ये नहीं है कि जो लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था हम उसको अगले वाले से मैच ही ना करें। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक आपका साल की एंड में होता है, जो ओपनिंग स्टॉक है वो साल की स्टार्टिंग में होता है। तो जो साल की एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर में जब आप ओपनिंग स्टॉक से एंट्री स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस की, तो वो मैच होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक लिखा, अगले साल जब आपने 1 तारीख में एंट्री करी, मान लीजिए 1 अप्रैल को, 31 मार्च को हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 1 लाख का, और 31 मार्च के बाद जब 1 अप्रैल आया आपने ओपनिंग स्टॉक में उस बैलेंस को उठाया तो आपने 2 लाख लिख दिया। तो ये मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि आपकी जितनी आइटम्स लास्ट ईयर में चल रही थी उसका जो बैलेंस है वो आपका नेक्स्ट ईयर में भी मैच होना चाहिए। एक और एग्जांपल है आपका जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर जैसे कि इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आपने 1 ईयर की पेमेंट करी, 3 मंथ की आपने जो पेमेंट है वो करी, और जो 9 जैसे मान लीजिए 1 साल की आपने प्रीमियम पे किया 6000 रुपीज़, और 3 मंथ के बाद वो साल आपका फाइनेंशियल एक्सपायर हो गया और उसका जो बेनिफिट है वो 9 मंथ का आपको अगले साल मिलेगा। तो वो जो बैलेंस है आपका, मान लीजिए जैसे 6000 था तो 1500 रुपीज़ का जो बैलेंस है वो आपका पिछले साल में रह जाएगा, और जो 4500 रुपीज़ का जो बैलेंस बचा है वो नेक्स्ट ईयर में आपका आगे जाएगा। तो वो मैच होना चाहिए आपका 6000 में 1500 प्लस में 4500। ये नहीं है कि आप 6000 को पिछले साल में दिखा दें और अगले साल में कुछ नहीं है, या फिर आपने 15 को वहाँ पर दिखा दिया और अगले साल में आपने कुछ नहीं दिखाया। तो ये मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस जितने आपने लास्ट ईयर में खर्चा किया और वो ही आपका अगले साल में मैच होगा। तो ये आपका मैचिंग कंसेप्ट है। हाँ जी, अगला कंसेप्ट है आपका ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट का क्या है कि हमारी कोई भी एंट्री है वो डबल एंट्री बेस पे होती है। जो भी हम लोग एक एंट्री करेंगे तो उसका डबल इफेक्ट आएगा, एक तो डेबिट में और एक क्रेडिट में। तो उसमें हमारी जो इक्वेशन बेस के ऊपर एंट्रीज होती हैं, जैसे कि हमारी जो एसेट है, एसेट इक्वल टू क्या हो गया जी, कैपिटल प्लस में लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या है, एसेट माइनस में कैपिटल, और कैपिटल हो गई हमारी एसेट माइनस में लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हो गई हमारी एसेट माइनस में कैपिटल। तो
इस तरह से अगर हम लोग एसेट हमारी कहीं से बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारा कैपिटल पे या हमारा लाइबिलिटी पे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी फर्नीचर परचेज़ किया 2 लाख रुपीज़ का, और हमारे पास जो कैपिटल है वो हमारी 3 लाख रुपीज़ की है। तो अब हमने अगर फर्नीचर परचेज़ कर लिया है और हमारे पास जो कैश में हमने परचेज़ किया, तो कैश हमारा कम हो जाएगा और जो हमारा फर्नीचर है वो ऐड हो जाएगा। यानी कि एसेट के ऊपर ही इफेक्ट पड़ा कि कैश हमारा कम हो गया और हमारी जो फर्नीचर है हमारे पास आ गया। इसी तरह से अगर हमने वही वाला फर्नीचर क्रेडिट में परचेज़ किया है तो हमारी क्या है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और इधर से हमारी एसेट भी बढ़ जाएगी। तो एक एंट्री की जितनी भी ट्रांजैक्शन, हम कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो एक एंट्री का जो इफेक्ट है वो डबल होगा, एक डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। यानी कि डेबिट अगर इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट भी इंक्रीज़ होगा, अगर क्रेडिट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट भी हमारा इंक्रीज़ होगा ही होगा। ये हमारा होता है ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट पे ही हमारे अकाउंट के जितने भी अकाउंट जहाँ भी हमारे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही चलता है। और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर बहुत कम आपने देखा होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर कोई भी बड़ा बिजनेस आज के टाइम में काम कर रहा है। सभी जितनी भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी एंटिटीज़ हैं, वो डबल एंट्री के ऊपर ही काम करती हैं। अगला हमारा कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड क्या है कि जनरली हम लोग फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और जो फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड होता है वो होता है हमारा 31 मार्च में। पहले क्या होता था कि हम लोग अकाउंटिंग के अंदर कोई भी पीरियड स्टार्ट कर सकते थे, जैसे कि कैलेंडर ईयर है, 1 जनवरी से आपका स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को आपका ये ख़त्म हो गया। कई लोग क्या करते हैं, दिवाली पे, जैसे कि फेस्टिवल पे फर्स्ट दिवाली पे आपने स्टार्ट किया होगा, अगली दिवाली पे आपने दोबारा से नया अकाउंट स्टार्ट कर लिया और उसको पुराने वाले को क्लोज कर दिया। तो ईयरली बेस पे हुआ दिवाली से दिवाली पे। जनरली जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमेशा ही 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही रहता है, क्योंकि जितना भी इनकम टैक्स का जो असेसमेंट है वो ईयर भी आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक होगा। जितने भी आपको टैक्स पे करने हैं, लाइक एज ए प्रॉपर्टी का टैक्स है, आपको जीएसटी का टैक्स है, आपको कोई भी इनकम टैक्स का है, जितने भी आपके टैक्स रिलेटेड हैं वो आपके सभी के सभी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च में ही आपके स्टार्ट होते हैं। तो ये भी जो है अकाउंटिंग पीरियड है वो भी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही आपका चलेगा। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। और एक हमारा लास्ट जो कंसेप्ट है वो है हमारा एक्रूअल बेस कंसेप्ट। एक्रूअल बेस कंसेप्ट का क्या होता है कि हम लोग सिर्फ वही एंट्रीज करेंगे जो कि हमने एक्चुअल में हमने ट्रांजैक्शन हुई है और उसके बेस पर हमें मनी रिसीव हो गई है। जैसे कि हमारी सेल है, कोई हमारे पास एक फैक्ट्री है, मान लीजिए कपड़ों की फैक्ट्री है, और कोई परचेज़र है वो देखने के लिए आया और उसने बोला कि ऐसा है, मैं ना 2 लाख रुपए का जो माल है वो आपके पास से परचेज़ करना चाहता हूँ। हमने कहा ठीक है, आप ऑर्डर दे दीजिए। उसने हमें ऑर्डर दे दिया कि मैं कल आऊँगा और आपके पास से ये सामान लेके जाऊँगा। हमने कहा ठीक है, आप कुछ एडवांस दीजिए। बोले एडवांस की कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल आके सारा का सारा माल परचेज़ करके लेके जाऊँगा। तो अब वो ऑर्डर हो गया, तो क्या हम उसकी एंट्री करेंगे ऑर्डर बेस पे, या हम उसकी वेट करेंगे कि वो परचेज़ करके जाएगा और हमें पेमेंट दे के जाएगा और हमारे यहाँ से माल डिलीवर होगा, तो ही तो वो सेल होगी ना। ऑर्डर बेस पे हम उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं है। तो एक्रूअल बेस के अंदर जब तक कि ट्रांजैक्शन पूरी तरह से मनी में कन्वर्ट ना हो जाए, कस्टमर तक उसकी जो प्रोसेसिंग है वो पूरी की पूरी कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हम उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं मानेंगे। वो हो गया जी हमारा एक्रूअल बेस। जब तक हमारे पास पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आ जाता तब तक हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। ये तो हो गए हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी होती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर क्या होता है कि रूल फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन जनरली इनको फॉलो किया जाता है। वो हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।